अस्सलाम वालेकुम। हम जो है वो साउंड वेव से रिलेटेड हम एक वीडियो बना चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम उसमें थोड़ी बेसिक्स हमने देखी थी। अब हम बुक के रिलेटिवली देखेंगे कि साउंड वेव हैं क्या और कैसे जाने। तो सबसे पहले साउंड वेव में जो इम्पोर्टेंट चीजें यहाँ पे मेंशन की गई हैं वो ये है कि साउंड वेव में जो चीजें मेंशन की गई हैं उसमें सबसे पहले कहा है कि लाइक अदर वेव्स साउंड इज आल्सो प्रोड्यूस वाइब्रेटिंग बॉडीज, यानी कि जो बॉडीज वाइब्रेट करती हैं उसी से साउंड प्रोड्यूस होती है। ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ द बॉडीज द एयर अराउंड देम, जब बॉडी वाइब्रेट करती है तो उनके इर्द गिर्द जो हवा होती है वो वाइब्रेट करती है। एंड द वाइब्रेशन प्रोड्यूस, और जो वो वाइब्रेशन होती है वो सेंसेशन प्रोड्यूस करती है इन अवर ईयर, आपके कान के अंदर पे उसकी आवाज जो है वो आपको सुनाई देती है। तो होता क्या है कि किसी सब्सटेंस को आप पहले क्या करते हैं, वाइब्रेट कराते हैं, और वाइब्रेशन से क्या होता है उस सब्सटेंस के अंदर साउंड जो है वो क्या हो जाती है, प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जाम्पल अ गिटार साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग, कि ये जो गिटार होता है इसके स्ट्रिंग को जब आप प्लग करते हैं तो उससे वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है और उसी से आपको उसकी साउंड, अब वो वॉइस हमारी आवाज रिजल्ट्स फ्रॉम द वाइब्रेशन ऑफ अवर वोकल कॉर्ड। आपका जो वोकल कॉर्ड होता है जब वो वाइब्रेट करता है तो उससे साउंड जो होती है वो क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। ह्यूमन हियर बीट्स, ह्यूमन हार्ट बीट, आपकी जो हार्ट बीट है एंड द वाइब्रेशन ऑफ अदर ऑर्गन्स लाइक लंग्स आल्सो प्रोड्यूस साउंड वेव्स। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी चीज अगर वाइब्रेट कर रही होगी तो उसकी साउंड जरूर आएगी। इसी तरीके देखिए स्टेथोस्कोप की एग्जांपल दी हुई है कि इसको इन्होंने हार्ट पे रखा हुआ है, तो हार्ट बीट आप इजिली सुन सकते हैं, क्योंकि साउंड जो है इट विल ट्रेवल एंड इट विल गिव यू द सेंसेशनल इफेक्ट। माइक लगा है, माइक लगा, हाँ माइक्रोफोन होता है। अब ये देखिए स्ट्रिंग से वेव्स प्रोड्यूस की जा रही है जो आपके कान तक पहुंच रही है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ एग्जांपल्स या एक्टिविटीज दी गई हैं कि वाइब्रेटिंग बॉडीज से साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम ट्यूनिंग फोर्क कहते हैं। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम ट्यूनिंग फोर्क कहते हैं। ट्यूनिंग फोर्क इस वाई शेप का होता है। व्हेन वी स्ट्राइक इट, तो ये इसके आर्म्स या लेग्स होती हैं। जब आप स्ट्राइक करते हैं तो इसके आर्म्स जो है वो वाइब्रेट करते हैं। अगर आपने ये चेक करना, जैसे ही वाइब्रेशन होती है अगर आप इसे अपने कान के करीब लाएं तो एक सर्टेन टोन या एक साउंड सी आपको उसके बजने की सुनाई देगी, यानी कि एक खास किस्म की टोन जो है वो आप सुन पा रहे होंगे अगर आप इसको स्ट्राइक करते हैं। सही। अच्छा, साउंड प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन का मतलब क्या है कि इसको अगर मैं वाइब्रेट करा के, मुझे तो मैंने स्ट्राइक करा दिया तो मुझे तो नहीं नजर आ रहा कि ये वाइब्रेट कर रहा है, तो इसको चेक करने के लिए कि ये वाइब्रेशन हो रही है या नहीं, इफ यू स्ट्राइक इट एंड प्लेस इट ऑन टू द सरफेस ऑफ वाटर, तो पानी स्प्लैश कर जाएगा, क्योंकि जब ये तेजी से वाइब्रेट करेगा तो वो पानी को बाहर उछालने लगेगा। अगर वाइब्रेशन नहीं होगी तो पानी नहीं उछलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि वाइब्रेशन जो है वो किस चीज को प्रोड्यूस कर रही है, यहाँ पे साउंड को प्रोड्यूस कर। लाइक यहाँ पे देखें वाइब्रेट करके इन्होंने एक पेंडुलम, हैंगिंग पेंडुलम से जैसे इसको क्लोज किया तो आपने देखा कि चूंकि वाइब्रेट कर रहा था इसने इसको स्ट्राइक किया और पेंडुलम दूर चला गया। तो इसका मतलब क्या है कि द आर्म्स ऑफ ट्यूनिंग फोर्क क्या कर रहे हैं, वो वाइब्रेट। सिर्फ बेल सिस्टम इसी में, ठीक है, बाद में। अच्छा, फ्रॉम द एक्टिविटी कंक्लूड दैट द साउंड इज प्रोड्यूस्ड वाइब्रेटिंग बॉडी। साउंड जो है वो किस चीज से प्रोड्यूस हो रही है, तो अगर कोई आपसे ये कहे कि भाई ये प्रूफ कीजिए कि साउंड प्रोड्यूसेड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी, तो ये एक्टिविटी इसमें बेस्ट है। ठीक है ना। साउंड रिक्वायर्स, वो ये पहला आपके पास जो ऑप्शन था या पहली जो इंफॉर्मेशन थी वो क्या थी कि साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। इस चीज को प्रूव कर लिया है कि विदाउट वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी वी विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस साउंड। अब दूसरी इंफॉर्मेशन क्या दे रहे हैं कि साउंड रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। आपको पता है मैकेनिकल वेव्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। देखिए ये वहां पे एग्जांपल्स वाइब्रेशन की शो कर रहा है। अच्छा, मटेरियल मीडियम साउंड को ट्रेवल कराने के लिए क्यों चाहिए होता है, कैसे, इसकी एक एग्जांपल, एक तो ये मैकेनिकल वेव्स हैं, ये एयर के अंदर ट्रेवल करती है, विदाउट एयर ट्रेवल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि ये पावर सप्लाई एक बेल को दी गई और बेल को इन्होंने क्या किया, एक बेल जार के अंदर प्लेस कर दिया। अब बेल जार में प्लेस करने के बाद इलेक्ट्रिक बेल जो थी आपके पास, ये यहाँ पे इसको आपने साउंड कराया है और एक वैक्यूम पंप के थ्रू अंदर से जब आप पूरा वैक्यूम कर देंगे इसे तो आपको बेल की आवाज सुनाई देना
बंद हो जाएगी। और जब आप इसमें एयर को डालेंगे, अब अगर मैंने वैक्यूम कर दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि जब बेल स्ट्राइक करेगी तो बेल का अपर पार्ट जो है वो वाइब्रेट करेगा। अगर यहाँ पे एयर हुई तो ये एयर के पार्टिकल्स वाइब्रेशन को शिफ्ट करते करते इसकी वॉल तक पहुंचाएंगे, वॉल वाइब्रेट करेगी और साउंड जो होगी वो बाहर की एयर को देगी और वो एयर से वाइब्रेट होती हुई आपके कहां तक पहुंच जाएगी, कान तक पहुंच जाएगी। सही। लेकिन अगर मैं दरमियान में से एयर को रिमूव कर दूं, हटा दूं, तो आप जानते हैं कि इफ देयर इज नो एयर तो बल्ब वाइब्रेट करती रहेगी बट द एनर्जी विल नॉट बी एबल टू शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि ये मैकेनिकल वेव है तो आप वहां पे आवाज नहीं सुन रहे। अच्छा, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट ये कि जब स्पेस स्टेशन में जाते हैं एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं, जब उनको एक दूसरे से बातचीत, आपने उनका सूट देखा होगा कैसा, उनका व्हाइट कलर का सूट होता है और उनका शीशे का पूरा हेलमेट होता है बहुत बड़ा सा, अंदर ऑक्सीजन और प्रेशर को मेंटेन किया जाता है। तो जब उनको कम्युनिकेट करना होता है, बातचीत करनी होती है, तो वैसे आज तो ऐसा हो नहीं रहा है, वरना अब तो ऐसा है कि माइक और स्पीकर लगे हुए होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू एक दूसरे से बात कर पाते हैं। वरना पहले के जमाने जब इनको बात करनी थी तो बात करते हुए अपने हेलमेट जो थे ना वो एक दूसरे से टकराते थे ऐसे। जब हेलमेट जुड़ जाते थे तो फिर जब जो चीज आप बोलते थे तो यहाँ ऑक्सीजन होती थी, ऑक्सीजन उस साउंड को शिफ्ट करा के हेलमेट तक पहुंचाती थी, हेलमेट का दूसरे हेलमेट से कांटेक्ट होता था, जब हेलमेट वाइब्रेट करता था तो वो दूसरा हेलमेट वाइब्रेट करता था और साउंड बाकायदा सुन पाते थे कि पहला बंदा क्या कह रहा है। तो बाय अटैचिंग या बाय कनेक्टिंग देयर हेलमेट्स द एस्ट्रोनॉट्स कैन बी communicate with each other even they are operating in a vacuum। हाँ बेटा ये क्वेश्चन अभी रखिए, वेट कर दो अभी रखिएगा क्योंकि इसको मैं वो कर रहा हूँ, क्वेश्चन रखिएगा मैं फिर अभी लेता हूँ। अच्छा यहाँ पे बात समझ में आ गई आपके पास, तो आपके पास बेटा तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आ गया है कि ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि पूरा एयर कॉलम वाइब्रेट कर रहा होता है। तो अब यहाँ पे देखिए वाइब्रेशन हो कैसे रही होती है। इफ देयर इज अ ट्यूनिंग फोर्क व्हिच प्रोड्यूसेस साउंड, तो बताइए विदाउट वाइब्रेशन वेव्स जो है वो इक्विडिस्टेंट है, पार्टिकल सारे स्टिल हैं, तमाम लेयर्स में किसी किस्म का कोई कंप्रेशन नहीं। बट व्हेन इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, जैसे ही ये वाला आर्म जो है वो राइट साइड पे होगा तो इट कंप्रेस दिस लेयर, ये जो आगे वाली लेयर थी पहली वाली लेयर, ये इसको कंप्रेस करके ऐसे कर देगा और जब ये एक्सपेंड होगी तो दिस कंप्रेशन इज गोइंग टू बी शिफ्टेड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये इस तरीके से आगे की तरफ क्या होता जाएगा, चलता चला जाएगा। लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ वेव का मतलब क्या हो गया कि अब आपने ये जज करना है कि इसकी नेचर लॉन्गिट्यूडनल होती है। तो आपने दो चीजें जज कर चुके हैं इससे पहले। द फर्स्ट थिंग इज दैट कि मीडियम साउंड इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। दूसरा आपने प्रोड्यूस किया, डेवलप किया कि मीडियम इज नेसेसरी फॉर देयर प्रोपगेशन, एंड द थर्ड पार्ट इज दैट के दे आर लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर, के पार्टिकल की मोशन एंड एनर्जी प्रोपगेशन बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। तो यहाँ हम देखिए ओ भी यहाँ पे जो कंप्रेशन आई है इट इज गोइंग टू बी शिफ्टेड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। देखिए यहाँ पे आ गई, जो यहाँ पे प्रोड्यूस हुई थी वो यहाँ पे आ गई, अगले ही लम्हे ये यहाँ पहुंच जाए। तो इस तरीके से ये ग्रेजुअली क्या होती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी। तो आपको देखिए प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स प्रोड्यूस वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क कैन बी अंडरस्टूड बाय वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क एज शोन इन द फिगर। बिफोर द वाइब्रेशन द ट्यूनिंग फोर्क द डेंसिटी ऑफ एयर मॉलिक्यूल, डेंसिटी ऑफ एयर मॉलिक्यूल प्रेशर की बात कर रहा है कि एयर मॉलिक्यूल्स की जो डेंसिटी होती है एट द राइट साइड इज यूनिफॉर्म। शुरू में देखिए यूनिफॉर्म है, जब आपने इसको स्ट्राइक कराया तो इट एक्सर्ट सम प्रेशर, जब इससे हिलना शुरू किया तो इससे प्रेशर एक्सर्ट किया ऑन देयर एडजेसेंट लेयर और मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट होते चले गए और कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन बिल्डअप हुआ। सही। अब देखिए कंप्रेशन इन एयर, कंप्रेस्ड एयर लेयर इन टर्न्स कंप्रेस द लेयर नेक्स्ट टू इट, यानी कि जो कंप्रेस्ड लेयर है वो अपनी नेक्स्ट लेयर में उस कंप्रेशन को क्या कर देगी, शिफ्ट कर देगी और इस तरीके से सो ऑन ऑनवर्ड्स। द मोमेंट लेटर, कुछ देर बाद द प्रोंग्स कहलाते हैं, आर्म्स को कहते हैं इनको, ठीक है ना, बिगन्स टू मूव फ्रॉम बी टुवर्ड्स ए, यानी कि जब ये मुस्तकिल तौर पर वाइब्रेट करते जाएंगे तो एक दफा कंप्रेशन बिल्डअप होगा, एक दफा रेयर फ्रैक्शन बिल्डअप होगा और इसी तरीके से ये वेव जो है वो फॉरवर्ड जो है वो ट्रेवल करती चली जाएगी। तो यहाँ पे इसकी इलस्ट्रेशन दी गई है, देखिए ये हिस्सा कंप्रेशन है, ये हिस्सा रेयर फ्रैक्शन है। अगर मैं इसके कलर को थोड़ा सा और लाइट कर दूं तो देखिए ये रेयर फ्रैक्शन आ रही, ठीक है, फिर ये कंप्रेशन आई, फिर ये रेयर फ्रैक्शन है।
तो देखिए कंप्रेशन पे अगर मैं इसको ट्रांसवर्स वेव्स का जो ग्राफ होता है वेव वाला, उससे अगर मैं कंपेयर करूंगा तो ये चीजें जो मैं बता रहा हूं ना, ये चीजें जब समझने की इस सेंस में कि इसको अगर आप जहन में रखेंगे ना, तो आप बहुत सारे लॉजिकल क्वेश्चन जो हो सकता है मैंने यहां डिस्कस नहीं किए, एग्जाम में अगर आते हैं तो आप कर सकते हैं। बस देखिए अगर मैं कंपैरेबल करूं तो बताइए कंप्रेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? क्रस्ट को। और एक्सपेंशन या रेयर फ्रैक्शन, यहां पे ये क्या है? कंप्रेशन। ये कंप्रेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्रस्ट को। और जो एक्सपेंशन है वो रिप्रेजेंट करेगा ट्रफ को। समझ रहे हैं? तो एक क्रस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर इसकी रिप्रेजेंटेशन देखें कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, तो वो क्रस्ट और ट्रफ के थ्रू जो होगी वो एक्सप्लेन होगी। और आप ये जानते हैं कि when the direction of propagation of sound waves along the direction of the motion of the particle both are in the same direction, यहाँ पे यही बात बताई गई है कि दोनों की डायरेक्शंस क्या होगी? सेम होगी। तो इसका अर्थ क्या है? पार्टिकल इज दिस वन, एनर्जी इज शिफ्टिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज the particle motion is also be in the forward direction, so it is said to be a longitudinal waves। ठीक है, तो ये वेव, ये भी आपको समझ में आ गया इंपॉर्टेंट चीज कि वेव जो है उसकी नेचर क्या होगी? लॉन्गिट्यूडनल। अब नेक्स्ट आता है आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। अब यहां पे देखिएगा साउंड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये सेपरेटली अलग से पढ़ाई जाती है। अब वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड जब आप देखते हैं तो वो होती क्या है? उसमें पहली है लाउडनेस। जैसे हर चीज की अपनी अपनी कैरेक्टर, एक गाड़ी है उसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो किस कलर की है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि वो किस, उसका टाइप क्या है गाड़ी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक उसकी स्पीड हो गई, उसका पेट्रोल कंजम्पशन, ये तमाम क्या है। इसी तरीके से किसी बंदे की तो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ऐसे ही साउंड बिल्डअप हो रही है ना, इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक, मतलब आवाज की कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है कि आवाज ऊंची है या नीची, यानी कि आवाज की लाउडनेस क्या है। आवाज की कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है कि आवाज पतली है या मोटी, यानी कि आवाज मोटी है या बारीक, ये भी उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक। क्वालिटी कैसी है, ठीक है, आवाज की क्वालिटी कैसी है, ये भी उसकी एक सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक होगी। तो वो एक एक करके तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे डिस्कस की जा रही है। दैट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। साउंड के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है, और ये सबसे आसान टॉपिक है दोस्तों, समझ रहे हैं। अब इसमें सबसे पहले आएगा लाउडनेस। लाउडनेस इज अ कैरेक्टरिस्टिक। आपसे क्या कह रहे हैं कि लाउडनेस एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है, किस चीज की? साउंड की। बाय विच अ लाउड एंड अ फेंट, लाउड का मतलब क्या होता है? हायर, ऊंची, और फेंट का मतलब क्या हो गया? नीची। यानी कि ये एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है लाउडनेस जिसके थ्रू मुझे ये पता लगता है कि आवाज कितनी ऊंची है या आवाज कितनी नीची। अगर मैं कहता हूं कि आवाज बहुत ज्यादा फेंट हो गई है तो मैं कहूंगा कि नीची, लाउडनेस जो है वो बहुत कम है। और अगर मैं कहता हूं कि आवाज बहुत हाई नोट के ऊपर चली गई तो मैं क्या कहूंगा? लाउडनेस बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाउडनेस जो है वो हम किस तरीके से मेजर करेंगे कि लाउडनेस बेसिकली इज द कैरेक्टरिस्टिक बाय विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ साउंड बाय विच अ लाउड एंड अ फेंट साउंड कैन बी, उसमें मैं फर्क कर सकूं, उस कैरेक्टरिस्टिक को हम क्या कहेंगे? ठीक है, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक खासियत है जिसको जस्ट क्या किया जा रहा है? बयान किया जाए। इसको फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी हम बाद में देखें। अब देखें, when we talk to our friend our voice is low, but when the address public gathering हमारी आवाज क्या होती है? ऊंची होती है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर साउंड लो है या साउंड लाउड है तो मैं कौन सी कैरेक्टरिस्टिक को डिस्टिंग्विश करूं? ठीक है, यहां पे बताइए, ये कह रहे हैं लाउडनेस के ऊपर डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं। ये कुछ फैक्टर है, फैक्टर ए है, ये फैक्टर बी है, और ये तीसरा जो है वो फैक्टर सी होगा यहाँ पर। तो ये तीन फैक्टर्स के ऊपर साउंड की लाउडनेस। अब बताइए फैक्टर है क्या? एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। फोर्थ फैक्टर में क्या कह रहा हूं? एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग। अब देखिए, द लाउडनेस ऑफ द साउंड वेरीज डायरेक्टली विद द एम्पलीट्यूड। अब ये मुझे बताओ कि एक वाइब्रेटिंग बॉडी है, ठीक है, ये पार्टिकल है, ये ऐसे मूव कर, ये इसका यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो होगा ये क्या कहलाएगा? इसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा। अगर यही पार्टिकल लॉन्गर डिस्टेंस कवर कर रहा है तो इसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया? हायर, बढ़ गया।
एम्पलीट्यूड किस चीज को शो करता था? एनर्जी को। याद कीजिए जब मैंने बताया था आपको कि जिस साउंड में या जिस वेव में एनर्जी ज्यादा होगी वो वेव उतने ही एम्पलीट्यूड में ऊंची होगी। समझ रहे हैं? यस सर। यानी कि अगर मैं एम्पलीट्यूड दिखाने की कोशिश करूं तो यहां पर देखिएगा बेटा, मैं अगर वेव में देख रहे हैं आप एम्पलीट्यूड, ये दो वेव्स दिख रही हैं। देखिए इसमें एम्पलीट्यूड ज्यादा है और इसमें एम्पलीट्यूड देख रहे हैं, इसकी हाइट क्या है? कम है, कम है। इसकी हाइट ज्यादा है और इसकी हाइट क्या है? कम है। तो बताइए जिसकी हाइट ज्यादा है ये ज्यादा लाउडर साउंड, इसका एम्पलीट्यूड भी क्या होगा? एम्पलीट्यूड ज्यादा होने का मतलब क्या है कि पार्टिकल्स जो अप एंड डाउन वाइब्रेट कर रहे हैं उनकी एनर्जी क्या है? ज्यादा। अब ये बताइए अगर मैं आहिस्ता बोलता हूं तो मेरा कॉर्ड जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता, उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? कम होगा। लेकिन अगर मैं ज्यादा चीख के ज्यादा जोर से बोलूंगा, आप देखते हैं ना जब आप जोर से बोल रहे होते हैं तो आपके कॉर्ड के अंदर ना तकलीफ हो जाती है, आपकी आवाज से अंदर स्ट्रेस ज्यादा आ जाता है। तो वो वाइब्रेशन जब हो रही होती है तो उससे आपको क्या करना होता है? आपने ज्यादा दूर तक आवाज पहुंचाने के लिए मुझे अपने वोकल कॉर्ड को अपने मीन पोजीशन से दूर तक वाइब्रेट कर, तो मुझे ज्यादा एनर्जी डालनी पड़ती है। जब मैं एनर्जी डालता हूं तो मेरे कॉर्ड के ऊपर भी इंपैक्ट आता है और बॉडी की अपनी एनर्जी के ऊपर भी। समझते हैं? अब देखिए इसकी बेस्ट एग्जांपल, एक केबल है, इसमें मैं आहिस्ता आहिस्ता नॉकिंग करूंगा तो एम्पलीट्यूड का वाइब्रेशन, अगर मैं जोरों से नॉकिंग करूंगा तो एम्पलीट्यूड और वाइब्रेशन क्या हो गया? भाई ड्रम को आहिस्ता आहिस्ता बीट कीजिए या जोर से। जब आप जोर से बीट करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि आप उसके एम्पलीट्यूड को क्या करना पड़ा? वेसल होती है उसके अंदर, ब्लो आहिस्ता से कीजिएगा तो एम्पलीट्यूड क्या होगा? कम होगा। जितने ज्यादा जोर से ब्लो करते जाएंगे एम्पलीट्यूड उसी का। तो ये चीज मुझे समझ में आ गई कि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी जो है इससे ये जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी लाउडनेस। लाउडनेस जो है वो एम्पलीट्यूड से, मोर एम्पलीट्यूड मोर लाउडनेस, यानी कि जितना ज्यादा वेव की हाइट होगी, वेव की क्या चीज? हाइट। इसका मतलब क्या है कि वो साउंड उतनी लाउडर है। जो काली साहब वहां पे अजान देते हैं तो उन्होंने एक लाउड स्पीकर लगाया हुआ होता है ना, जो एम्पलीफायर, देखिए एम्पलीट्यूड से एम्पलीफायर एम्पलीट्यूड से निकला, तो एम्पलीफायर जो होता है वो उनकी साउंड को, जो कि पहले इतनी लाउडर नहीं होती, फेंट होती है, लेकिन उसके एम्पलीट्यूड को हाई करके बड़े स्पीकर से दूर तक भेज दिया जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी का कॉन्सेप्ट आता है। एरिया, नेक्स्ट क्या है? एरिया। जो लाउडनेस, अब मेरे कान को अगर आवाज प्रोड्यूस हो रही है तो मैं ये चेक करना चाह रहा हूं कि लाउडनेस किस चीज पर डिपेंड करेगी। अगर मैं यहीं बैठे बैठे आहिस्ता आहिस्ता ट्राई करूंगा या मैं आहिस्ता बोलूंगा तो लाउडनेस कम, जोर में बोलूंगा तो लाउडनेस ज्यादा, एम्पलीट्यूड पर डिपेंड। दूसरी क्या चीज है? एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। जो वाइब्रेटिंग बॉडी है उससे एरिया पर डिपेंड करेगी। ड्रम का सरफेस एरिया बढ़ा दीजिए तो साउंड करें तो ज्यादा साउंड प्रोड्यूस होगी। ड्रम का क्रॉस सेक्शन एरिया कम कर दीजिए तो साउंड क्या प्रोड्यूस होगा? मैंने कल भी बताया था कि वो स्पीकर जिनका साइज बड़ा होगा वो ज्यादा साउंड प्रोड्यूस कर, और जिनका एरिया कम होगा वो कम। आप में से कल कोई कह रहा था ना कि सर मैं ग्लास से अंदर मोबाइल को रख देता हूँ, हाँ, तो वो आवाज क्यों बढ़ती है? क्योंकि आप जब आप उस मोबाइल को ग्लास पे रखते हैं तो मोबाइल के स्पीकर से साउंड किससे टकराती है? ग्लास से ग्लास को हटा के एक जग के अंदर रखते हैं तो जग का क्रॉस सेक्शन एरिया और बड़ा और साउंड और ज्यादा प्रोड्यूस होती है। तो एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी से लाउडनेस जो है वो वेरीज डायरेक्टली विद एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। ठीक है, एरिया यहां पे मैं क्या लिखूंगा? एरिया। देखिए ये आता है एग्जाम में लास्ट आखिरी, देखिए बेटा ये एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी से रिलेटेड चीज लिखी गई है कि जब मैं ड्रम के मेम्ब्रेन को बढ़ाता जाऊंगा एरिया बढ़ेगा तो लाउडनेस भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कम करूंगा तो कम हो जाएगी। लास्ट है ये क्या है आपके पास? डिस्टेंस फ्रॉम द, ये तो बहुत ही आसान और सिंपल सा है। मैं यहाँ पे बैठा हूं ना, मेरी आवाज इनको ज्यादा आ रही है, आपको कम आ रही है। जैसे जैसे मैं डिस्टेंस बढ़ाता जाऊंगा लाउडनेस जो होगी वो स्लो डाउन होती जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे बैठ के बोल रहा हूँ तो इस कॉरिडोर के एंड के ऊपर मेरी आवाज सबसे कम जा रही है। तो इसका मतलब क्या है कि लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस ऑफ अ सोर्स फ्रॉम द हियरिंग पॉइंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जितना ज्यादा डिस्टेंस लाउडनेस उतनी कम। तो इसका मतलब क्या हो गया कि लाउडनेस वेरीज इनवर्सली विद द डिस्टेंस, यानी कि मोर डिस्टेंस लेस लाउडनेस और लेस डिस्टेंस मोर लाउडनेस। तो बस यहां तक हमने देखा है, आगे फिर इंशाल्लाह इसको आगे